जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी में जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना था वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगर आपने अभी भी ठीक से नहीं पढ़ाई की हुई है, कोई बुक नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। घटना चक्र लगभग सारी चीज़ें, सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का जो भी पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, वो फ्री में शेयर हो जाता है। जीएसएन करंट वॉरियर के चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कवर करेंगे। कोई और भी इंपॉर्टेंट बुक में अगर चीज़ें होंगी तो वहाँ से भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ प्लेन क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो बड़े अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पीडीएफ को आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द। तो ये असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, दोनों ही शब्द बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ ये लिखा भी हुआ है कि ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो आप समझ जाइएगा। अब यहाँ विदुषी भी लिखा हुआ है। तो देखिए, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसे हम लोग कहते हैं विदुषी। विद्वान है तो उसके स्त्रीलिंग विदुषी। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञा। और ज्ञ का अर्थ यहाँ पर जानने से होता है, ज्ञान से होता है। तो शास्त्रों का ज्ञान जो रखी हुई है वो क्या है? शास्त्रज्ञा। अगला देखिए, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ। ज्ञ का अर्थ यहाँ पर जानने से है, नॉलेज से है। ये चीज़ समझिएगा। जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। और जो बहुत थोड़ा जानता हो तो अल्प। अल्प का अर्थ होता है थोड़े के लिए। तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए बोलेंगे अल्पज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी। और देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है आत्मनिर्भरी। आत्मनिर्भरी जो है ये गलत वर्तनी है, सही वर्तनी हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? देखिए यहाँ पर दो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तौला या नापा ना जा सके उसे भी हम अप्रमेय बोलते हैं, क्योंकि जिसे तौला या नापा जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे भी हम अप्रमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, जब भी इच्छा रखने वाला, जब भी हम किसी इंसान की बात करेंगे, आगे बहुत सारे इस तरह के शब्द आपको मिलता जुलता नजर आएगा, तो वहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे सामने लग जाती है। जैसे जिगीषु। जिगीषु का अर्थ है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर प्राप्त करने की इच्छा का नाम नहीं है जिगीषु। जो किसी पर प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य है उससे हम बोलते हैं जिगीषु। और किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। तो जो भी जानने की इच्छा रखने वाला इंसान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जो जीत लिया गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विजीत। विजीत का अर्थ है कि जिसे जीत लिया गया हो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा असूर्यम पश्या या फिर असूर्य पश्या। इसे आप लोग कम से कम 5 बार 6 बार अपने हाथ से जरूर लिख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब यहाँ देखिए, ये भी वही है। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? स्त्रैण। ये याद रखिएगा। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसके लिए हम कहते हैं दुर्निवार। दूर यहाँ पर उपसर्ग है। दूर का अर्थ होता है कठिनाई, दुर्गम। उसके लिए दुर्गम, गम जाने के लिए, दुर यानी कि ऐसा कोई मार्ग जो बहुत कठिन हो, जहाँ से आप जा नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्गम। अब यहाँ पर लिखा है दुर्निवार या फिर दुर्निवार्य। इसे भी हम बोल सकते हैं जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ शर्तें दी रहती हैं, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। तो संविदा वही होता है, संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है वो अप्रत्याशित है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्याशित। ये यहाँ विलोम लिखा हुआ है। तो प्रत्याशित का अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे हम बोलते हैं प्रत्याशित। अब देखिए, एक शब्द है आशातीत। तो इस तरीके के भी शब्द आएंगे आपके पास। ई की मात्रा लग के अंतिम में तीत, इस तरह से। इसका मतलब है कि वो उससे भी ज़्यादा, तो आशा से भी अधिक, जो आशा से अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं? आशातीत। और ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे हम कहते हैं आशाजनक, सेटिस्फैक्ट्री। और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे कहते हैं प्रत्याशित।
अब देखिए प्रशासनिक शब्दावली जो मेंस में आर के आपको लिखना होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। बाकी अधिनियम को क्या बोलते हैं? एक्ट या स्टैट्यूट। अधियाचना रिक्विजिशन, और अधिसूचना जो जारी की जाती है उसे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रोषित पतिका बोलते हैं। अब हमें थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आपको एक आइडिया लगे। प्रवत्स्य पतिका, प्रवत्स्यत पतिका, इनका अर्थ होता है कि जिनका पति परदेश जाने को, देखिए एरोप्लेन है, पति जो है एरोप्लेन में बैठ के परदेश जाने वाले हैं, और ये बात से ही, उस बात से ही ये दुखी हैं। तो अब यहाँ पर आप पढ़िए, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश जाने को है, ठीक है, मतलब जो गया है वो तो अभी हमने पढ़ लिया, प्रोषित पतिका है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसके वियोग की कल्पना से ही दुखी हो, उसे हम बोलते हैं प्रवत्स्यत पतिका। क्या बोलते हैं? प्रवत्स्यत पतिका। जैसे ही ये शब्द आपके सामने आएगा तुरंत पेन निकालिएगा और इसको 5 बार लिख लीजिएगा। अब देखिए ऊपर हमने एक शब्द देखा था नवोढ़ा, इसका क्या अर्थ है? नई ब्याही हुई स्त्री को हम बोलते हैं नवोढ़ा। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा? दुराग्रही। दुराग्रही है, क्यों? क्योंकि अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा है, वो दुराग्रही हो गया। और अनुचित बात के लिए अड़ना, इसे हम बोलते हैं दुराग्रह। दुराग्रह जो है वो ये मतलब हो गया कि आप अड़ गए हैं अनुचित बात करने के लिए, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उस व्यक्ति को हम कहेंगे दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो देखिए वो हमने पहले भी समझा था, दूर उपसर्ग का प्रयोग करिए निवार के लिए, निवार से निवारण, तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो उसे हम बोलेंगे दुर्निवार्य, दुर्निवार। और दुर्निवार्य वो भी हमने देखा था ऊपर। कान के नीचे लटका हुआ, लटकता हुआ कोमल भाग, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली। और कर्णफूल क्या होता है? कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसे हम बोलते हैं कर्णफूल। इसलिए मैंने यहाँ पर अंडर आप थोड़ा सा गोला बना दिया है आप लोगों के लिए। जो पान करने योग्य नहीं है, पान करने योग्य मतलब पीने योग्य नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, तो वो हो जाएगा अपेय। और पेय का क्या हो जाएगा? जैसे शीतल पेय जल, मतलब ठंडा पीने लायक जल। इस तरह से आप पकड़िएगा चीज़ों को। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पेय। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे हम बोलते हैं अभक्ष्य। जो बुरा या अहितकर है उसे हम बोलते हैं अपथ्य। अपथ्य ऐसे समझिए, जो बुरा या अहितकर जो है खाने के लिए भी होता है, कि जो आप रास्ते में ले जा रहे हैं या खाने पीने के लिए चीज़ है और वो बुरा अहितकर है, नुकसान हो जाएगा, उसके लिए आपका हो जाता है अपथ्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेंस में पूछा गया है आर 2017 के। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। देखिए अनल हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची में। अनल का अर्थ होता है आग के लिए, अनिल का अर्थ होता है वायु के लिए। तो अनल जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं, गामी में ये जो गम है, ये गमन, ये चलने से होता है, जो आगे आगे चलता है वो होता है अग्रगामी। क्योंकि गम यहाँ पे जो गामी है वो गमन शब्द से आया हुआ है, लेकिन आगे की सोच रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अग्र सोची। समुद्र की आग को क्या बोलेंगे? बड़वानल, या बड़वाग्नि भी बोल सकते हैं, क्योंकि अग्नि और अनल दोनों किसके पर्यायवाची हैं? आग के। पेट की आग क्या बोलते हैं? जठराग्नि, ये याद रखिएगा। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, वक्ता नहीं, वक्ता तो होता है जो बोल रहा है, और वाचाल जो बहुत अधिक बोल रहा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मुक। कहते हैं ना, मुक दर्शक बनकर लोग खड़े थे वहाँ पर, सारी चीज़ें हो रही थी, घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन लोग मुंह बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहे थे, बैठ खड़े थे, तो वो मुक दर्शी हो गए। उनके सामने चीज़ें घटित हो रही थी और वो मुकदर्शी थे। और उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। जो बोलता हो उसके लिए कहते हैं वक्ता। जो किसी विषय, किसी खास विशेष विषय पर बोलता हो, विषय विशेष पर बोलता हो, उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। लेक्चरार, लेक्चरार हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री के लेक्चरार हैं, इतिहास के प्रवक्ता हैं, बायोलॉजी के प्रवक्ता हैं, जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, क्योंकि वो किसी विषय विशेष पर
वो बोलते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है उस डोमेन का। और जो खर की तरह तेज हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रखर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए दुर्भेद्य। आ गया दूर उपसर्ग के साथ भेद्य, जिसे भेदा जा सके, और दूर उपसर्ग के साथ आ गया तो दुर्भेद्य। लेकिन यहाँ आपसे बोल रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो उसके लिए अभेद्य। जब न के अर्थ में होगा कि इम्पॉसिबल है तो अ उपसर्ग। अब यही होता कि जो मुश्किल से भेदा या तोड़ा जा सके तब हो जाता दुर्भेद्य। जो आसानी से तोड़ा जा सके भेद्य हो जाएगा। देखिए, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए दुर्भेद्य, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य, जो अनुभव करने योग्य है वो संविद्य। संवेद्य क्या बोलेंगे? संवेद्य। और भोग को क्या बोलते हैं? नैवेद्य। इसलिए बहुत सारी मिठाइयों की दुकान नैवेद्यम, इस तरह से रेस्टोरेंट के नाम होते हैं बहुत सारे। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए आप क्या बोलते हैं? स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है इमूवेबल। इमूवेबल एसेट होता है आपकी, जैसे घर है, घर को तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, वो अचल संपत्ति है तो इमूवेबल है, तो वो स्थावर है, एक जगह रहने वाला, स्थाई। जंगम मूवेबल, इसीलिए स्थावर का जंगम पढ़ते हैं हम लोग। आगे भी देख लेते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे हम बोलते हैं सदावर्त। याद रखिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए भी अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपना मतलब पूरा कर रहा है, तो स्वार्थी इंसान है वो तो। धर्मार्थी, सत्यार्थी और परमार्थी कहाँ से हो जाएगा? जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चारित। जिसका उच्चारण किया गया हो, उच्चारित। उच्चारित इसका विलोम शब्द हो जाएगा। वाक्यांश और उनके लिए प्रयोग शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे हम व्याकरणिक या व्याकरण ये बोलते हैं, ठीक है, व्याकरण बोलते हैं, व्याकरणिक नहीं व्याकरण बोलते हैं। आँखों से परे प्रत्यक्ष, आँखों से परे है और ये गलत है। आँखों से परे प्रत्यक्ष तो नहीं होगा, आँखों से परे के लिए परोक्ष। जो आँखों के सामने घटित हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष, या फिर देखिए जो आँखों के सामने घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो आँखों से परे है उसके लिए या तो परोक्ष शब्द प्रयोग करिए, परोक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष। ये हैं विलोम शब्द किसके? प्रत्यक्ष के। और लौट कर आया हुआ उसको कहते हैं प्रत्यागत। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त होता है जिसका विवाह न हुआ हो, इसलिए परिणय सूत्र में जो बंधा हुआ है वो परिणीत, तो जो विवाह जिसका न हुआ हो वो अपरिणीत। विलोम क्या हो जाएगा? परिणीत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दूर निर्वार प्रयुक्त होता है? बिल्कुल, दूर उपसर्ग है और निवारण दूर करना, जिसे दूर करना कठिन हो और जिसे जीत पाना कठिन हो, दुर्जय। दूर उपसर्ग फिर से आ गया। उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो बहुत सारे शब्द निर्माण आप सीख जाएंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, देखिए मैंने कहा ना कि ऊ की मात्रा आएगी युयुत्सु, और जो युद्ध में लिप्त है वो युद्धरत। युद्ध में रत, युद्ध में लिप्त, उसके लिए हम कहेंगे युद्धरत। और युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे? युयुत्सु। जो युद्ध करता है वो तो योद्धा हो गए। तैरने या पार होने का जो इच्छुक है वो व्यक्ति जो इच्छुक है, देखिए तितीर्षु, ये आप हर जगह देख रहे होंगे ऊ की मात्रा लग रही है, और जो तैरने की इच्छा हो जाएगी वो तितीर्षा कहलाएगी। तैरने की जो इच्छा है वो तितीर्षा, और तैर या पार करने का ये होने का जो इच्छुक व्यक्ति है वो तितीर्षु कहलाता है। जो तैर कर पार करने वाला है वो तैराक होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। विस्थापित वही होता है एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया हो। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठा हुआ तथा संचित होता है, ये बात याद रखिएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि कहलाती है। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली जो योजना है वो दुर्भियोजन कहलाता है। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो इसको कहते हैं दुर्ति क्रम, और जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धि गम। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। सिंपल, प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। आगे देखते हैं। एक के पीछे एक क्रम को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरोत्तर।
ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरलाइन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया है। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है, डिस्कवरर, और अन्वेषण डिस्कवरी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें चारों अलग अलग शब्द हैं, वागदान, वाग्विदग्ध, वाग्बद्ध और वाग्दत्ता। अब हम अच्छे से देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वो हो जाएगी वाग्दत्ता, यानी ये वह कन्या है जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। कन्या का विवाह कर देने का जो वचन है उस देखिए कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसको वाग्दान कहते हैं। जैसे कोई वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो वो तो वाग्दत्ता हो गई, लेकिन वचन देते समय ये जो वचन की रस्म निभाई जा रही है इसे वाग्दान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं और वाक्चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला उसे चषक कहते हैं और चश्म तो नेत्र या आँख का पर्यायवाची है। जो स्त्री के वशीभूत है हमने पहले भी देखा है, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। तो यहाँ तक आप लोग पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया गया है। थोड़ा सा रिसर्च टाइप मटेरियल आपको नज़र आएगा ये, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द इसके बाद हम लोग देखेंगे, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद पर्यायवाची, और उसके बाद फिर हम लोग तत्सम तद्भव, फिर विशेषण विशेष्य, और आखिरी में व्याकरण को ध्यान में रखते हुए वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इस पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों को हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वैसे भी टारगेट 60 में 60 है, तो 60 में 60 लाया जा सकता है। अगर आप 57, 58, 59 भी स्कोर करते हैं तो वाकई आपकी मेहनत सफल हो जाती है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। बाकी फिर जीएस में आप जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं वो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होता है। कोई भी चीज़ पूछना हो, देखिए इस समय जो 4-5 सीरीज़ है, एक मैप वाली वो भी कंप्लीट होगी, हिंदी की सीरीज़ उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। आरओ के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो अभी हाल ही में सीरीज़ स्टार्ट किया गया है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी जो भी चीज़ें करंट अफेयर, एक करंट अफेयर जो कराया जाएगा, ये चारों चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी हो पाएगा, ये घातक सीरीज़ है जो आज से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद करंट अफेयर। तो ये चारों चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सीरीज़ कंप्लीट होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी बीच में और भी सब्जेक्ट को उठाने की, पढ़ाने की कोशिश होगी, टाइम परमिट होता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद फिर आरओ अच्छे से दीजिए। पीसीएस के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, पीसीएस के लिए, मेंस के लिए हम लोग लग जाएंगे आरओ के तुरंत बाद। 2.5 महीने का समय है, सिर्फ प्रीलिम्स में समय नहीं देंगे। आरओ के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो रही है, तो मेंस के लिए हम लोग अच्छे तरीके से लगेंगे और उसमें आपको प्री और मेंस दोनों का फ़ायदा होगा। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे। बीपीएससी के लिए भी आप लोग बताइएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बीपीएससी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है साथ में, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। भविष्य में इस चैनल से जुड़े हुए हज़ारों लोगों का सिलेक्शन होगा, 1000 और उससे भी अधिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।